मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की से जो हो रही थी। मैं एक सीधा सादा सा लड़का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नाजुक और सुंदर लड़की मेरी हो सकती है। मेरे उलट मेरी होने वाली पत्नी का रंग चमकता हुआ था। उसकी आंखें भी नीली थीं। मेरे चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लगे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई। सच बताओ, क्या तुम पहले से ही सोचकर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त ये जानने के लिए पागल हो रहे थे। उनकी बात पर मैं हंस पड़ा था। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ गाविलगढ़ घूमने गया था। वहां जाकर पता चला कि उन दिनों गाविलगढ़ की घाटियों में त्योहारों का मौसम था। उस त्योहारों में गाविलगढ़ के लड़के लड़कियां गीत गाते, नाचते और त्योहार मनाते हैं। यह शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह गाविलगढ़ की खूबसूरत कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस त्योहार के बारे में सुना तो मचल उठे। कहने लगे, अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गया है तो हमें गाविलगढ़ के इस मेले में भी जाना चाहिए। मैं थोड़ा उलझन में था। मुझे लगा कि वह लोग अपने इस त्योहार में आने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जवान लड़कियां बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में तैयार नाचती गाती त्योहार मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया कि इस त्योहार में किसी पर कोई रोक टोक नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर मजे लेने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ उस जगह पहुंच गया था। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहां खूबसूरत और नाजुक लड़कियों की एक दुनिया थी। परंपरागत कपड़े और मोर के चंदों में खूबसूरती से तैयार वह लड़कियां गले में हाथ डाले खुशी से नाच रही थीं। मेरे दोस्त भी उनके साथ जाकर नाचने लगे। मैं हैरत से उन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद सारी लड़कियां एक तरफ इकट्ठी होने लगीं। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा, इनको क्या हुआ? वह कहने लगा कि यह लड़कियां अपने लिए अपने दूल्हे को ढूंढने यहाँ आई हैं। हम इस मेले में अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। इनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा, इनको लड़का पसंद करने की अनुमति है? वह कहने लगा, जी हाँ, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वह उसके साथ शादी कर लेंगी। हमारे माँ बाप इस बात की पूरी अनुमति देते हैं। हम हैरान हुए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को इज्जत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं। उनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह चमक रहे थे। मैंने मजाक में अपने दोस्तों से कहा, अगर वह लड़कियां अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही हैं तो फिर हमें भी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या पता किसी के दिल में हम उतर जाएं? मैं अपने दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो यह था कि मैं गाविलगढ़ की लड़की से शादी कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही खूबसूरत होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, 50,000 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें। इसलिए दूर दूर से ही आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे, जबकि मैं 50,000 रुपए सुनकर ठिठक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अलग से ऑनलाइन जॉब भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छे खासे पैसे जमा किए हुए थे, ताकि मैं रास्ते में किसी मुश्किल का शिकार ना हूं। मुझे लगा वही पैसे मेरे काम आ सकते हैं, मगर पैसे गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 40,000 थे। कुछ पैसे मैं गाविलगढ़ आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नजर बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नजर एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। उसका रंग बहुत सफेद था और बहुत ही लंबे बाल थे, जो बहुत सारी बारीक बारीक छोटी की तरह बंधे हुए थे। सर पर मोर के पंखों का ताज वो बहुत मासूम लग रही थी। उनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठकर खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो कॉल का बहाना करके मैं वहां से चला गया। अब मैंने जिंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थीं, मगर गाविलगढ़ की वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से उसके पास गया,
उससे बात आगे बढ़ाने लगा तो वो मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी नजर में ठहर जाऊं। मैं चाहता था वह खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 न थे, मगर 40,000 में उसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था, मगर अच्छा पहनावा और मेरी पर्सनैलिटी लड़कियों को मेरी तरफ खींचती थी। वो लड़की भी मेरी तरफ चली आई थी। मैंने उसे शादी की ऑफर की तो उसने मेरी शादी की ऑफर स्वीकार कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वह 50,000 शादी के खर्चे के लिए लेते थे। मेरे पास 40,000 थे, उन्होंने वहीं ले लिए और शादी तय कर दी। मगर शादी का वक्त आया तो मैं होश में आया कि मैं तो उनसे पूछना ही भूल गया कि इन लोगों का धर्म क्या है। अब मुझे फिक्र होने लगी कि मैं उस लड़की से कैसे शादी करूंगा। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी जानकर वह लड़की बोली, हमारे लिए धर्म मायने ही नहीं रखता। अगर आज मैं यहाँ के किसी मर्द से शादी करती तो मेरा यही धर्म रहता और मैं अपने धर्म की रस्मों के मुताबिक उसको अपना पति बनाती। मगर तुम हिंदू हो, तुम चाहो तो मुझे अपने जैसा बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रस्मों के मुताबिक ही शादी करूंगी। यह सुनकर तो मेरी सारी फिक्र हवा की तरह उड़ गई थी। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तो वह सब हैरानी से मुझे देखने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आए तो उससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसों के ही वह लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वो शादी कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को उकसाया तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम तो पागल हो, खूबसूरती के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें क्या पता इन लड़कियों के बारे में कैसी कैसी कहानियां मशहूर हैं। शादी अगर एक दिन का खेल होती तो हम भी जरूर कर लेते, मगर यह जिंदगी भर का फैसला है। तुम एक अनजान रिलीजन और अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने माँ बाप को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं लड़की को अपने धर्म में लाकर ही उससे शादी करूंगा और मुझे घर जाकर ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरी माँ का कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और मेरे बाबा तो पहले ही समझ नहीं पाते कि मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मैंने कहा, मुझे यकीन है जब मैं अपनी पत्नी को अपने बाबा से मिलवाऊंगा तो वो इसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ की लड़कियां कितनी अजीब हैं। उनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शादी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी पत्नी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब अंदाजा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला था। मैंने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि उन्होंने गाविलगढ़ के लोगों के बारे में क्या कहानियां सुन रखी थीं। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो उस वक्त सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती सवार हो रही थी। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों की किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि गाविलगढ़ की जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। मगर मेरे दोस्त न जाने क्या इशारे कर रहे थे। उस वक्त मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिल में कहीं हल्का सा यह ख्याल भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वह गाविलगढ़ की लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी लड़की को पसंद कर सकते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 40,000 डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई थी। मैं अपनी होने वाली पत्नी के पास गया। उसका नाम रायना था। रायना ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने धर्म में ले आओ, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती। तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद करते ही उससे शादी कर लेती हैं। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे शादी करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक खास रस्म है, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा, ऐसी क्या रस्म है? कहने लगी, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को यह बता दूंगी
कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसके साथ मैं भाग रही हूं। तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखलाकर बोला, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि गाविलगढ़ के लोग मेरे खिलाफ हो जाते और अपनी लड़की भगाने के इल्जाम में मुझसे मारपीट करते। मगर रायना मेरी बात पर हंसने लगी, बोली, फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस उन्हें खबर दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूं। ये हमारी रस्म है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी अनुमति से कल या परसों मेरे माँ बाप मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्म के मुताबिक शादी करेंगे। मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। रायना की बातों ने मुझे घुमाकर रख दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब रस्में कभी नहीं सुनी थी, मगर मुझे उस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैंने खामोशी से सर हिला दिया। उस रात मैं रायना को लेने पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस समाज में पला बढ़ा था, वहां घर से भागी हुई लड़कियों को सारी जिंदगी इस बात पर बदनाम किया जाता था। मगर गाविलगढ़ में लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। तब खुशी में उस अजीब रस्म के मजे लिए। मैंने नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला था। अगले दिन रायना के माँ बाप लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने उन्हें बताया, मैंने रायना को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है, उससे शादी करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने पुराने रस्मों रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने रायना से शादी कर ली। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी भी वहां घूमना चाहते थे। मेरा अभी वापसी का इरादा नहीं था। मैं एक छोटे से रेस्ट हाउस में रुका। मैं घूमने के लिए आया था, मगर अपनी पसंद की लड़की को पत्नी बना बैठा था। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5वें दिन मेरी पत्नी कुछ उदास सी लगी। वो मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है? मैं इस सवाल पर चौंक गया। उससे कहा, मैं अभी फ्री हूं, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वह सोच में गुम हो गई। मैं उसे देखता जा रहा था। उसकी सादगी में सुंदरता निखर कर सामने आ रही थी। इन 4 दिनों में रायना ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, मगर उसके चेहरे की उदासी मुझे ठिठका गई थी। शायद मैं उसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वह घबरा रही थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए उसके करीब होने लगा तो अचानक उसने मुझे दूर झटक दिया और उस रात ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गया। अगले दिन मैं घबराया हुआ सा दोस्तों के पास गया। वो सब खूबसूरत नज़ारों में खोए हुए थे। वो सब मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? मैं परेशान था। दोस्तों से कहा कि शादी से पहले तुम मुझे गाविलगढ़ की लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे। शादी के 4 दिन बाद मैं उड़े हुए होश के साथ उनसे सवाल कर रहा था। वह कहने लगे, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई? लगता है तुम्हारी पत्नी ने अपनी असलियत दिखा दी है। उनकी बात पर मुझे गुजरी रात का वो पल याद आया जब मेरी पत्नी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। वो जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मिलूंगी। मैं घबरा गया था। उसे रोकने की कोशिश की। उससे पूछता रहा वह कहाँ जा रही है, मगर वह तेजी से एक गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। मैं यह भी नहीं जान पाया कि मेरी पत्नी कहाँ गई थी। वह बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं यह बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मेरा मजाक उड़ाते, मगर मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर बैठा हूं। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए उसके गुजरे कल की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 दिन मैं अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके घर जाकर पूछा तो उसकी माँ लापरवाही से बोली, रायना वैशाली गई होगी। मैं नहीं जानता था वो किस जगह की बात कर रही थी, मगर मुझे तो उनका रवैया बुरा लगा था। मैं उदास हो गया। मैंने सोचा, जिस शादी की नींव ही इतनी बुरी थी, वह कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी की अपने बाबा को खबर तक नहीं दी थी।
कई मर्दों के बीच नाचती गाती लड़की ने अनजान लड़के की मोहब्बत पर अपना धर्म ही बदल लिया। इज्जत से शादी करने की बजाय हम घर से भागे थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी, मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया। दोस्तों से वापस चलने को कहा। मेरी खामोशी ने मेरे दोस्तों के सामने सब खोल दिया था। मैं हंसता मुस्कुराता उस जगह पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल टूट गया था। मैं रायना से मोहब्बत कर बैठा था। मैं खुद को रोग लगा आया था। वापस पहुंचा तो अपनी जिंदगी में खुद को इतना बिजी कर लिया कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं रही। मेरे बाबा परेशान हुए। मैं गुमसुम रहने लगा था। ज्यादा बातचीत नहीं करता था। रायना की बेवफाई ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि वह लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर अब मुझ पर हंसती होगी। मैं अपने दोस्तों के ग्रुप का सबसे बुद्धिमान लड़का था, जो एक छोटी सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा था वो वक्त की पसंद थी, मगर रायना की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। उसकी बेवफाई के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे बाबा भी मेरे बदलावों के लेकर बहुत परेशान थे। मेरी उदासी की वजह पूछते थे, मगर मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाता था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो मैंने खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया। घर में सिर्फ मैं और मेरे बाबा रहते थे। काम करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। एक दिन नौकरानी ने मेरा बैग खोला तो उसे कुछ सामान मिला। वह मुझसे कहने लगी, साहिब आपके सामान में कोई खत पड़ा हुआ है। मैं बिजी था, लापरवाही से कहा, मेरा जरूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूंगा। मैं तब एग्जाम की वजह से परेशानी में था, इसलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नौकरानी वहां से सर हिलाकर चली गई। आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम तक मेरे दिमाग से उस लेटर का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इतने बिजी रहने के बावजूद मेरे दिमाग से कभी रायना का ख्याल नहीं गया था। मुझे गाविलगढ़ से वापस आए साल भर हो चुका था, मगर आज भी रायना की याद आती थी तो दिल दर्द से भर जाता था। मैं उसे जब याद करता तो उसे अपने खालीपन का इल्जाम देता और उसे श्राप देता कि वह कभी खुश ना रहे। मेरे दोस्त उस यात्रा को भुला चुके थे। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मग्न हो चुके थे, मगर मैं अपनी जिंदगी के वो 4 दिन कभी भुला नहीं पाया था। मुझे लगता था रायना अपनी जिंदगी में मेरी तरह खुश होगी। गाविलगढ़ में मेला देखने के लिए आए जवानों को अपनी खूबसूरती से काबू करके पैसा लूट रही होगी। मैंने उसके बारे में जब भी सोचा, उसकी यही बात मेरे दिमाग में आई थी, क्योंकि मुझे यकीन था इस शादी में सिर्फ मैं ही सच्चा था। मैं जिंदगी की राहों में आगे बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर कामयाबी मिल रही थी, मगर मोहब्बत में नाकामी का सामना हुआ था। एक दिन बाबा ने मुझसे अपने एक दोस्त की बेटी के बारे में बताया। वह कहने लगे, मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी दोस्त की बेटी से करना चाहता हूं। वह पढ़ी लिखी और बहुत ही साधारण लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का हक दिया है। इसलिए मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की गरीब घराने की है या अमीर है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी प्यारी है। मेरे बाबा के सवाल पर मुझे गाविलगढ़ की वह बेवफा हसीना बहुत शिद्दत से याद आई। मैंने कहा, मेरे दिल में कोई लड़की नहीं है, आप जहां चाहे मेरा रिश्ता कर सकते हैं। मैंने सोच लिया था रायना के लिए खुद को और दुख नहीं दूंगा। मेरी हामी भरते ही मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी दे दी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरा दिल और उदास होता जा रहा था। शादी से हफ्ता भर पहले मेरे बाबा ने मुझे कहा कि अपने कमरे का पुराना फर्नीचर हटाकर अच्छे से पेंट करवा लो, यहाँ नया फर्नीचर आएगा। अपना सामान समेटते हुए मैंने अलमारी से अपनी चीजें समेटी तो मेरे सामने एक लेटर आया। वो लेटर देखकर मैं चौंक गया। गुलाबी से पेपर में बंद किया गया वह लेटर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं सर झटक गया और वह लेटर फेंकने लगा जब मुझे अचानक याद आया कि मुझे नौकरानी ने बैग से निकले किसी लेटर के बारे में बताया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। एक पल में मुझे समझ आया था कि वह लेटर मुझे रायना ने दिया होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से लेटर खोला।
उसमें रायना ने लिखा हुआ था कि मैं कुछ दिन के लिए वैशाली जा रही हूं। तुम भी गाविलगढ़ में मौजूद हो, इसलिए फिक्र मत करना। हमारी यह बहुत पुरानी रस्म है। शादी के कुछ दिन बाद हम गाविलगढ़ की लड़कियां घरों में नहीं रहती, बल्कि हम वैशाली नाम की एक बड़ी सी कोठी में रहती हैं, जहां रहना शादीशुदा लड़कियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तुम चाहो तो तुम मुझसे वैशाली में मिलने आ सकते हो, मगर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। रायना का वो लेटर पढ़कर मेरे दिमाग में धमाका हुआ था। उसकी माँ ने भी उस जगह का जिक्र किया था। जब मैंने गाविलगढ़ में वैशाली नामी जगह के बारे में सर्च किया तो मेरे सामने सब साफ होता चला गया। वो काली दीवारों की एक बड़ी सी कोठी थी। गाविलगढ़ की लड़कियां अपनी पुरानी रस्म के मुताबिक कुछ दिन वैशाली में ही गुजारती थीं, बल्कि अगर लड़की मां बनती तो बच्चा पैदा होने के बाद 10 दिन वो उसी वैशाली में गुजारती थी। वैशाली को पवित्र जगह माना जाता था। मर्दों को वैशाली की दीवारों को छूने की भी अनुमति नहीं थी। अपनी औरतों को सामान पहुंचाने या मिलने के लिए उनके मर्द को जाने की अनुमति दी जाती थी, मगर बिना छुए सामान दिया जाता था। वैशाली में रहने के बीच औरतों को उसका पति भी छू नहीं सकता था। लेटर पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान बैठा रह गया था। रायना कुछ दिन के लिए वैशाली गई थी। वो मुझे सब बताकर गई थी, फिर भी मैं उसे बेवफा और न जाने क्या क्या कहता रहा। परेशानी की बात तो यह थी कि मैं उस लड़की से शादी करके उसे वहां अकेली छोड़ आया था। मैं कभी पलट कर उसे नहीं मिला। ये लेटर मुझे 1.5 सालों में कभी याद ही नहीं आया थी। मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया था, रायना की याद में पागल होता जा रहा था। मैं कभी जान नहीं पाया कि वैशाली में अकेली रहते हुए मेरा इंतजार करती रही होगी। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। मेरा दिल चाहा उसी वक्त उड़कर गाविलगढ़ पहुंच जाऊं और रायना से अपने की माफी मांगकर उसे अपने पास ले आऊं। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त मैं अपने बाबा के पास गया। वह मेरी शादी की तैयारियों में बिजी थे। मैं कुछ दिन के लिए गाविलगढ़ जाना चाहता था। मेरी अचानक इस बात पर मेरे बाबा ने ठिठक कर मुझे देखा। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। तुम्हें गाविलगढ़ अचानक क्या काम पड़ गया? मेरे बाबा ने हैरत से सवाल किया। प्लीज मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं अब भी न गया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार जाने दीजिए। मैं अपने बाबा से मिन्नतें करता रो पड़ा था। वो बौखला गए। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह अपने बाप के सामने किसी बात पर रो रहा था। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे पीछे सब संभाल लूंगा। अगर तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो तुम चले जाओ। मेरे बाबा ने अनुमति दे दी। मैंने अपने कुछ कपड़े रखे और फौरन टिकट करवाकर गाविलगढ़ की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि यह बहुत लंबी यात्रा थी, मगर मैं पहली फुर्सत में रायना के पास पहुंचना चाहता था। गाविलगढ़ में कदम रखते ही मैं सीधा रायना के घर पहुंच गया। मेरे कुंडी बजाने पर रायना के बाबा बाहर आए। वो बहुत बुजुर्ग और कमजोर लग रहे थे। वह मुझे देखकर ठिठक गए। फिर उनके चेहरे पर नफरत भरे भाव फैले थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैं जानता था अपनी बेटी की वजह से वो दोनों मुझसे नफरत करते होंगे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बूढ़ा बोला, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने उनसे कहा, मुझे रायना से बात करने दो, मैं रायना से मिलना चाहता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मगर मेरी रायना से तलाक नहीं हुई थी। मैंने कहा, मैं आज भी उसे अपनाने को तैयार हूँ। वो मेरी पत्नी है, मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दीजिए। मैंने रोते हुए मिन्नत की तो वो बूढ़ा मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। बोला, अगर तुम किसी गलत फहमी का शिकार होकर गए थे तो तुमने आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी रायना का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया है। ये खबर मेरे सर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटी फटी आंखों से उस बूढ़े को देखने लगा। मेरे होश एकदम उड़े थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूं आप मुझे झूठ बोलकर यहां से भेजना चाहते हैं। मुझे एक बार रायना से मिलने दीजिए, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैं तड़पने लगा। मेरी हालत खराब होने लगी। वो बूढ़ा तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। तब उन लोगों ने मुझे पूरी बात बताई। रायना वैशाली से लौटी तो कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही।
उसने तुम्हें बहुत ढूंढा। उसने तुम्हारा इंतजार किया कि तुम लौट आओगे। उसे तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। उसे यकीन था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका इंतजार खत्म होने लगा। मेरी सास ने बताया कि रायना माँ बनने वाली थी। वो तुम्हें यह खबर देना चाहती थी, मगर तुमने ना अपना पता बताया ना अपना नंबर दिया। तुम ऐसे गए कि हमें तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। बच्चे के पैदा होने के बाद रायना 10 दिन वैशाली में रही, तो वहीं रहने के बीच उसकी मौत हो गई। बच्चे को हम अपने पास ले आए और रायना को पहाड़ी से कुछ दूर गिद्धों को डालकर अंतिम विदाई दे दी। यह सुनकर मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ फैल गई। मैं उस मासूम लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था। वह मेरी पत्नी थी, मगर फिर भी ऐसी लावारिस मौत मरी थी। हिंदू होने के बावजूद वह कैलाश में रहने की वजह से वो अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। उसे न 4 कांधे नसीब हुए, न ही उसका अग्नि से अंतिम संस्कार हुआ। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तब समझ आई कि मेरे अंदर बेचैनी क्यों भरी रहती थी। मुझे लगता था मुझे रायना की बेवफाई रुलाती है, मगर मैं नहीं जानता था मुझे उसकी आंख बेसकून करती है। मेरे ज़मीर पर बोझ पड़ गया है। मैंने रायना के माँ बाप से मिन्नतें की कि मैं अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता हूँ, मगर बूढ़ी बूढ़े ने साफ मना कर दिया। कहने लगे, गाविलगढ़ की कई बेटियों की शादी का यही अंजाम हुआ है जो रायना का हुआ। तुम मर्द ऐसा ही करते हो। हम कमजोर हैं। हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दें तो तुम हमसे छीन कर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है कि तुम्हारी कहानी में कितना सच है। अब हम अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतें करने पर भी वो नरम नहीं पड़े। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं अपनी शादी से 1 दिन पहले घर वापस पहुंचा था। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी कि मेरे बाबा घबरा गए। मैं गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ नाच गाने हो रहे थे। पूरा खानदान इकट्ठा था। मेरे बाबा मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तुम्हें क्या परेशानी है? गाविलगढ़ में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उजड़ी हुई हालत में वापस लौटे हो? मैं अपने बाबा को तब भी कुछ नहीं बता पाया। मैंने उनके हाथ पकड़कर रोते हुए मिन्नत की कि मेरी शादी मत करें। मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की को इज्जत भरी जिंदगी देने के काबिल नहीं हूँ। मैं रो रहा था। प्लीज मुझ पर यह एहसान कर दीजिए। मेरे बाबा हैरान रह गए। मेरी शादी 1 दिन पहले ही रुक गई थी। मेरे बाबा के दोस्त ने मेरे बाबा को इतनी बातें सुनाई कि वह शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गए थे। मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हो चुका था। मेरी फिक्र में घुलते घुलते मेरे बाबा भी माँ के बाद मुझे छोड़कर चले गए। उनके स्वर्गवास को भी 5 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। कामयाब इंसान हूँ, मगर आज भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही वीरान है। रायना की याद मेरे दिल से कभी नहीं निकली। दोस्तों, हर दिन एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।